वेलकम टू न्यूज़ ब्लंट। आज हम लोगों के साथ है श्रीमान दीपक मलिक जी, बीजेपी के युवा और डायनामिक लीडर फ्रॉम ओडिशा। आज उनसे हम लोग बात करेंगे उनके असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में और वो ओडिशा के लिए क्या क्या करना चाहते हैं उसके बारे में। चलिए बात करते हैं। दीपक जी आपका स्वागत है न्यूज़ ब्लंट में। आप अपने असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में थोड़ा हम लोगों को बताइए। नमस्कार, मैं न्यूज़ ब्लंट को धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं बीजेपी युवा मोर्चा का राज्य कार्यकारिणी सदस्य हूँ और मेरा जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है रेमुणा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो बालासोर डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करता है। रेमुणा कॉन्स्टिट्यूएंसी एक वाइटल कॉन्स्टिट्यूएंसी है उड़ीसा में, जहाँ पे 40 किलोमीटर का कोस्टल कॉरिडोर है, जहाँ पे एग्रीकल्चर एंड एक्वाकल्चर का बहुत सारा प्रोस्पेक्टिव है। और जो बालासोर का टोटल इंडस्ट्रियल हब है वो रेमुणा कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, जहाँ पे छोटे बड़े 100 MSME और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है। और जो बालासोर एक एजुकेटेड लैंड माना जाता है, जो शिक्षा का क्षेत्र में बालासोर का बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है उड़ीसा में। तो बालासोर में ऑल द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स लाइक एम्स का सैटेलाइट सेंटर, अभी सरकारी मेडिकल कॉलेज आ रहा है और सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस वो बालासोर में रेमुणा कॉन्स्टिट्यूएंसी में है। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो मैं मानता हूँ कि ये एक परफेक्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जिसको मैं और आगे विकास की धारा पे लेना चाहूँगा। आप IIT से पढ़ाई किए हैं और आप एक स्टार्टअप भी काफ़ी सक्सेसफुली रन कर रहे हैं और अभी आप पॉलिटिक्स ज्वाइन किए हैं। तो ये पूरा ट्रांजिशन जो है स्टूडेंट लाइफ से लेके IIT से पढ़ाई से लेके पॉलिटिक्स तक, इसके बारे में हम लोगों को पूरा जानने के बारे में बताइए। मैं तो बीटेक ऑनर्स सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ाई किया IIT खड़गपुर से। 2006 के बाद मैं एंटरप्रेन्योरशिप और सोशल लाइफ में आना चाहता था, पर जनरली हम लोग का उड़ीसा में पेरेंट्स का जो मेंटालिटी रहता है, और मैं भी एक निम्न मध्यमित परिवार से था, तो मेरा फैमिली का भी मेरे ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी था। इसीलिए मैं पहले टाटा में नौकरी किया और वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट, ADB फंडेड प्रोजेक्ट, जाइका फंडेड प्रोजेक्ट्स में काम किया ऑल ओवर इंडिया, और सम इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में भी मेरा इन्वॉल्वमेंट रहा, लाइक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वाटर वेस्ट वाटर सैनिटेशन। और उसके बाद मैंने जब बाहर बहुत साल काम करने के बाद मुझे लगा कि मुझे उड़ीसा के लिए कुछ करना है, और मैं हमेशा मेरे मन में था कि नहीं, मुझे वापस आना है और मेरे अपने लोगों के लिए कुछ काम करना है। मैं 2010 में आया उड़ीसा, जो इंडियन ऑयल का पारादीप रिफाइनरी प्रोजेक्ट में मैं वहाँ पे भी इंजीनियर था। उसके बाद मैंने नौकरी छोड़ के एंटरप्रेन्योरशिप चालू किया। एक छोटा स्टार्टअप किया था, इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी। उस टाइम उड़ीसा में उतना, और उड़ीसा क्या इंडिया में टोटल स्टार्टअप कल्चर शुरुआत था, तो नोबडी वाज एनकरेजिंग। Even there was a lot of pressure from my parents, my family, not to go for entrepreneurship, to continue in job, क्योंकि they want कि नहीं, हमारा बच्चा क्यों इतना रिस्क लेगा, कर सक्सेस होगा अनसक्सेस होगा। बट I was able to manage and convince। खासकर जो IIT जैसे मतलब टॉप इंस्टीट्यूट से पढ़ाई किए हों और जिनके लिए मतलब एक बड़ा कॉर्पोरेट जॉब वेट कर रहा हो, और खासकर उनके पेरेंट्स तो वरीड होंगे। Yes, definitely. My parents were also reluctant that I should go into entrepreneurship, but somehow I convinced my parents. And उसके बाद मैंने एक 10x10 रूम से अपने घर से चालू किया कंसल्टेंसी, and due to my hard work and trust, मेरे जो क्लाइंट्स हैं उन्होंने मुझे ट्रस्ट किया और मेरा टर्नओवर बढ़ते गया। एंड माई नाउ वी आर हैविंग मोर देन 50 एम्प्लॉइज ऑन आवर पेरोल, एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो कॉन्ट्रेक्चुअल में है मोर देन 150 है, और अभी हमारा टर्नओवर भी अराउंड 4 करोड़ टच कर जाएगा। एंड आफ्टर सम ईयर्स में हमेशा मेरा मन में था कि लोगों के लिए कुछ करना है, लोगों के लिए कुछ करना है। ये तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया मेरे लोगों के लिए, तो somehow I found that I have to do I have a large goal। ऐसा नहीं कि यहाँ पे रुक जाना है, एक एंटरप्रेन्योरशिप छोटा कंपनी कर। I wanted to serve more people।
मोर लोग, ज़्यादा लोगों के पास पहुंच के उनके लिए काम करना है। मैंने फिर जो रेमुना कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इन 2013 देयर वाज ए सुपर साइक्लोन कॉल्ड फाइलिन आया था। जो फाइलिन में मैं जब गया था रेमुना में, तो इट इज़ ए रिवर का जंक्शन, तो 2 रिवर वहाँ पे पिट कर रहा है। वहाँ पे देयर इज ए ह्यूज फ्लड एंड लोग आके हाईवे में शेल्टर होम में रह रहे थे। तो मुझे बहुत दुख लगा। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मेरे इतना करने के बाद भी मेरे लोग अभी भी दे आर बैकवर्ड। तो उनको सहायता करने के लिए मैं डायरेक्ट उनके पास पहुंचा। उनको जो मेरा तरफ से जो हो सका मैंने हेल्प किया। फिर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं प्रशासन और लोकल रिप्रेजेंटेटिव दे आर नॉट हेल्पिंग द पीपल इन प्रॉपर वे। दैट्स व्हाई आई हैव जॉइंड पॉलिटिक्स एंड अभी मैं लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। मैं तो सेवा के मन से आया हूँ और लोगों का सेवा करना, दैट इज माय ओनली मोटो, टू सर्व पीपल। एंड जो मेरे 2,10,000 वोटर्स हैं और मेरे मोर देन 3 लाख पॉपुलेशन है, उनके लिए मैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ केयर सेक्टर में एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में उनको मैं और विकास की धारा पे लेना चाहूँगा। रेमुना कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप क्या क्या करना चाहेंगे? देखिए, रेमुना में मेरा 4 मेन मुद्दा है। एक तो जो रेमुना बाज़ार है, दैट शुड बी NAC डिक्लेयर करना चाहिए उसको। उसके लिए मैं एक फ्यूचर में आंदोलन करने जा रहा हूँ और डिमांड करने जा रहा हूँ गवर्नमेंट के सामने कि उसको NAC डिक्लेयर कीजिए, क्योंकि वहाँ पे एक बड़ा बाज़ार है और वहाँ पे पॉपुलेशन भी है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी है एंड दैट शुड बी डिक्लेयर्ड। आई डोंट नो व्हाई गवर्नमेंट टिल डेट हैज़ नॉट डिक्लेयर्ड। और रेमुना में एक जो एग्रीकल्चर है बालासोर का, वो टोटल रेमुना एरिया में ही डिपेंडेंट है। 2 रिवर का जंक्शन पॉइंट है, वहाँ पे ह्यूज जो इरिगेटेड लैंड है और एक्वाकल्चर का भी, सिंस देयर इज ए 40 किलोमीटर कोस्टल कॉरिडोर, वहाँ पे जो टाइगर प्रॉन्स होता है जो एक्सपोर्ट होता है पूरा इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो वो एग्रीकल्चर एंड एक्वाकल्चर का डेवलपमेंट करना है। जैसे वहाँ पे रिसेंटली मैं गया था, एक फार्मर ने सुसाइड किया था। आई हैव विजिटेड द साइट एंड उनका जो एग्रीकल्चर लैंड भी देखा कि वहाँ पे ह्यूज हार्वेस्ट हुआ है जो ग्रीन चिल्ली है, बट दे आर नॉट गेटिंग द प्रॉपर प्राइस एंड देयर इज नो एडिक्वेट कोल्ड स्टोरेज, दैट्स व्हाई दे कैन नॉट स्टोर इट ऑल्सो। दैट इज़ द मेन इशू। एग्रीकल्चर में बहुत प्रोस्पेक्ट है, वहाँ पे लोग हार्वेस्ट भी हो रहा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी निकल रहा है, बट दे आर अनएबल टू सेल एट ए गुड प्राइस, सो द फार्मर इज इन ए डिस्ट्रेस्ड कंडीशन। तो मुझे एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट करना है। वहाँ पे नंबर ऑफ कोल्ड स्टोरेज, जो कोल्ड स्टोरेज है ही नहीं, एक्चुअली कोल्ड स्टोरेज बनाना है और वो इच एरिया में मिनी कोल्ड स्टोरेज या तो PPP मोड पे या फिर प्राइवेट एजेंसी को प्रमोट करके या फिर गवर्नमेंट कोल्ड स्टोरेज, वो तो बनाना ही है। ये मुद्दा लोकल रिप्रेजेंटेटिव क्यों अभी तक उठाए नहीं है, आई डोंट नो, बट उसको मैं चाहूँगा कि उसको मैं आगे ये मुद्दा उठाने के लिए। और एक रेमुना एक इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे अराउंड 10,000 एकड़, उसमें से 5-6 हज़ार या 4,000 एकड़ अभी इंडस्ट्री ऑलरेडी बन गया है और 4-5 हज़ार एकड़ बन सकता है। वहाँ पे जो टोटल इंडस्ट्रीज है उसमें एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड उड़ीसा, आउटसाइड बालासोर है। ये मुद्दा मैं रेज करना चाहूँगा कि लोकल एम्प्लॉयमेंट को प्रोत्साहन मिलना चाहिए और नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज बढ़ना चाहिए। अभी जैसे मेक इन उड़ीसा के नाम पे 1 लाख 2 लाख करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट आया। ये जो इन्वेस्टमेंट आया दैट इज गोइंग टू कलिंगनगर एंड धामरा, व्हाई नॉट टू रेमुना, क्योंकि इट इज़ वेरी नियर टू कैलकाटा एंड अदर स्टेट वेस्ट बंगाल एंड ऑल्सो झारखंड। रॉ मटेरियल का अवेलेबिलिटी जो भी झारखंड से आ सकता है, हमारा अनुगुल से आ सकता है या फिर वेस्ट बंगाल से आ सकता है, वेरियस इंडस्ट्री को वहाँ पे प्रमोट करना चाहिए एंड दैट विल क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। आज के डेट पे इंडिया में जो बोल रहे हैं हम ये युवा देश है, युवा देश है, 60 से 70 करोड़ लोग बिलो 35 ईयर्स है, उनको एम्प्लॉयमेंट कहाँ से ला के देंगे? इफ़ विल नॉट प्रमोट इंडस्ट्रीज, इफ़ विल नॉट एनकरेज लोकल एम्प्लॉयमेंट, तो ये तो हम इनको रोज़गार नहीं दे पाएंगे। तो ये मेरा मेन मुद्दा है कि कैसे हमारे युवाओं को वहाँ पे रोज़गार देना है, क्योंकि एक इशू है ये जो नियुक्ति आइन है, मतलब एम्प्लॉयमेंट लॉ, एक हमारा उड़ीसा में नहीं है, बहुत सारा स्टेट में है और कुछ स्टेट में भी नहीं है। तो इससे क्या होता है एक बेनिफिट, जैसे वहाँ पे इंडस्ट्री बैठा, ज़मीन हम लोगों ने दिया एट सर्टन प्राइस, ठीक है प्राइस तो मिला,
बट वहाँ पे दे आर यूजिंग द ग्राउंड वाटर और द सरफेस वाटर ऑफ रेमुना एरिया. दे आर पॉल्यूटिंग द एयर ऑफ रेमुना. जो एयर है वो तो जो उनका ओनर बैठा है दिल्ली में, बॉम्बे में, दे आर नॉट टेकिंग द स्मोक. वी आर टेकिंग, आवर पीपल आर टेकिंग द पेन. तो अगर ये सब हम ले रहे हैं तो हमारे युवाओं को नौकरी देने का बजाय आप बिहार से लाएंगे, यूपी से लाएंगे, हरियाणा से लाएंगे, आप लाइए, या फिर फॉरेन से लाएंगे. यू नीड 10 to 20% आउटसाइडर्स, क्योंकि कुछ स्पेशल लोकल एम्प्लॉयमेंट पे ज़्यादा ध्यान देंगे, ये आपका मतलब एक मुद्दा रहेगा. Yes, yes. This is a serious issue now, because if there are any specialized job which can be done by experts, आप बाहर से ला सकते हैं, फॉरेन से ला सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया से ला सकते हैं. बट अकाउंटेंट, एक डिप्लोमा इंजीनियर, बालासोर में एजुकेटेड लोगों का कमी नहीं है, आप उनको क्यों एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे? ये मेरा एक मुद्दा है. और छोटा मोटा बहुत सारा इशूज है, जैसे कुछ गांव है जो डिस्कनेक्टेड है. रिसेंटली मैं एक पेपर में पढ़ा था, मेरा एरिया में एक बड़पाल करके एरिया है, वहाँ पे एक ब्रिज नहीं है. आज भी बम्बू ब्रिज में अभी स्टूडेंट्स लोग पढ़ाई करने जा रहे हैं. हम शिक्षकों को, हम तो सर्व शिक्षा अभियान चला दिया, पर स्कूल के पास बच्चे पहुंचेंगे कैसे अगर वो ब्रिज नहीं रहेगा? और बारिश का सीजन में तो दे आर डिस्कनेक्टेड. तो ये वहाँ पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है. ये मेरा मेन रेमुना को लेके ये मेरा विजन है. एंड अगर फ्यूचर में कभी मौका मिला तो आई एम नाउ ऑल्सो आई एम वर्किंग ऑन दिस. एंड आगे और इसको बढ़ा के और ये मुद्दा को बड़ा बनाना है मुझे. लेकिन इसके लिए जो स्किल सेट की ज़रूरत है, ओके, टेक्निकल स्किल ठीक है, काफ़ी सारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट उड़ीसा में हैं, भुवनेश्वर में काफ़ी सारे हैं, डिप्लोमा कॉलेजेस हैं, लेकिन खासकर जो स्पेशलाइज स्किल की ज़रूरत पड़ेगी लोअर लेवल पे, मैं हायर लेवल की बात नहीं, वो एक्सपर्ट आप लोग है मतलब हायर किया जा सकता है, उसको कैसे डेवलपमेंट करेंगे? देखिए, हमारा रेमुना में एक सिपेट का एक सिपेट है जो वहाँ पे प्लास्टिक इंजीनियरिंग को प्रमोट करता है. और प्लास्टिक इंजीनियरिंग का स्किल डेवलपमेंट के लिए दैट इज ऑल्सो मतलब दे आर प्लास्टिक इंजीनियर्स आर एवरी ईयर दे आर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम दैट इंस्टीट्यूट. और हमारा बालासोर में एक ओरीप्लास्ट करके है, हॉरीप्लास्ट करके है, और बहुत सारा जो नेट्स एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स है, एंसिलरी यूनिट्स है. तो प्लास्टिक इंजीनियरिंग का ऑलरेडी देयर आर इंस्टीट्यूट्स, बट वी नीड लोकल एम्प्लॉयमेंट. वहाँ पे तो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बट आफ्टर ग्रेजुएटिंग दे आर नॉट गेटिंग प्लेस्ड इन दोज इंडस्ट्रीज जो लोकल में है. तो वो सब इंडस्ट्री में हम वो मेन एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है. स्किल के लिए तो देयर आर डिप्लोमा इंस्टीट्यूट्स, देयर आर ITIs. और आगे भी मैं चाहूँगा ये जो इंडस्ट्रीज है वहाँ पे 4-5 बिग लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है, दे शुड कोलाबोरेट विद द इंस्टीट्यूट्स. एक गैप रहता है इंस्टीट्यूट वर्सेस इंडस्ट्री, ये जो गैप है उसको ब्रिज में भरना है. दैट इज द स्किल डेवलपमेंट जो अभी हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी ने स्किल इंडिया के नाम पे नारा दिया है. ये मैं चाहूँगा कि जो भी इंडस्ट्रीज है दे शुड इन्वेस्ट ऑन दोज इंस्टीट्यूट्स टू डेवलप द पर्सन. दे आर डिप्लोमा इंजीनियर्स, बट उसका जो स्पेशलाइजेशन रिक्वायरमेंट है उनका इंडस्ट्री में, दे शुड डेवलप दैट स्किल इन दोज स्टूडेंट्स. तो इसके लिए इंडस्ट्री को उसके साथ कोलैबोरेट करके पार्टनरशिप में काम करना चाहिए, इंडस्ट्री एंड इंस्टीट्यूट्स. ये भी मैं आगे अगर मौका मिला तो इसको मैं आगे और स्टैंडअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, इसको मैं अपना एरिया में प्रमोट करना चाहूँगा. जैसे देखें तो वैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के दोनों के काफ़ी सारे इसके ऊपर मतलब स्कीम्स हैं और काफ़ी सारे स्कीम्स लॉन्च किया जा रहा है, लेकिन प्रॉब्लम है कि इम्प्लीमेंटेशन में, जहाँ पे मतलब ठीक है सिटीज़ में, अर्बन एरियाज़ में, टाउन्स में इम्प्लीमेंटेशन कुछ हद तक हो रहा है, लेकिन जो एक्चुअली जो नीडी हैं गांव में, विलेजेस में, वहाँ पे ये सारे स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करना और लोगों तक पहुँचाना काफ़ी दिक्कत होता है. उसको कैसे हैंडल करेंगे आप? देखिए, ये एक्चुअली प्रॉब्लम रहता है कि जो लोकल लीडरशिप होता है दे शुड टेक अप, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी या फिर मुख्यमंत्री जी वो लोग तो वेरियस स्कीम डिक्लेयर कर रहा है, पर ये कैसे लास्ट मैन तक पहुंचेगा. इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है कि ये गरीब कल्याण वर्ष अंत्योदय की बात करते हैं, जो हमारे फाउंडर मेंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने शुरू किया था. इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, अंत्योदय, जो द पर्सन स्टैंडिंग ऑन द लास्ट ही शुड बी बेनिफिटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट स्कीम. गवर्नमेंट तो दिल्ली से पॉलिसी बन गया, पर ये गांव में सबसे इंटीरियर जगह में सबसे गरीब लोगों के पास कैसे पहुंचेगा ये स्कीम? ये लोकल लीडर्स का जिम्मेदारी है, हम लोग का जिम्मेदारी है. जो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का मैं एक कार्यकर्ता हूँ, मैंने भी अपने एरिया में बहुत कोशिश किया. जैसे एक मुद्रा लोन है, मुद्रा लोन जनरली वहाँ पे तो डिक्लेयर कर दिया,
पर बैंक मैनेजर्स बोलते हैं अगर ये आदमी डिफॉल्टर हो गया तो हमारा तो नौकरी जाएगा। दैट्स व्हाई दे आर स्केर्ड कि हाँ हमको लोन देना चाहेंगे पर ये रिटर्न नहीं करेगा। तो ये डिपेंड करता है कि उनका ट्रस्ट के ऊपर और इनको कैसे डेवलप करना है। दे शुड गेट द बेनिफिट ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स एंड दे शुड यूटिलाइज। ऐसा नहीं कि फंड लेके उन्होंने डुबा दिया बिजनेस तो बैंक तो डूब जाएगा फिर। तो वो हम उनको सिखाते हैं। जैसे मैंने अपने 4-5 जो मेरे पास आए थे उनको मैंने 3 मुद्रा लोन किया था, उनको लेके बैंक में समझाया, बैंक मैनेजर से मुलाकात किया, उनको कन्विंस किया, उनका जो अकाउंट था उनका हिस्ट्री दिखाया और उनको कन्विंस किया कि नहीं इनको दे आर द डिजर्विंग कैंडिडेट एंड आप उनको मुद्रा लोन दीजिए। क्योंकि हमारे तो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हम अगर युवाओं को और एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट नहीं करेंगे एम्प्लॉयमेंट कैसे आएगा, इकोनॉमी कैसे डेवलप करेगा। तो बैंक शुड बिलीव ऑन दैट। तो उसके बाद उन्होंने दिया। तो ऐसे मैं तो एक छोटा काम किया। ऐसा अगर मेरे जैसे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं ना 130 करोड़ देशवासी अगर एक कदम चलेंगे तो 130 करोड़ कदम हम आगे चलेंगे। तो ये सबको मिलके ये जिम्मेदारी लेना चाहिए कि सारा जो स्कीम्स है गवर्नमेंट का ये कैसे अंत्योदय जो बोलता हूँ ना लास्ट मैन स्टैंडिंग इन द क्यू दैट स्कीम शुड रीच टू देम। राज्य में महिला सशक्तिकरण के ऊपर सब लोग बोलते हैं, सारे पॉलिटिकल पार्टी बोलते हैं, गवर्नमेंट बोलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है, लेकिन आप ऐसा कुछ अपने एरिया के लिए क्या खास करेंगे? देखिए महिला सशक्तिकरण में तो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारा नारा दे रहे हैं, बहुत सारा काम भी कर रहे हैं। अभी रिसेंटली एक ऐप लॉन्च हुआ है उड़ीसा में मो साथी करके, वो टू जो अगर इफ दे आर इन डिफिकल्टी दे शुड कॉन्टैक्ट द लोकल पुलिस विथ 1 क्लिक इन द मोबाइल। तो मैं अपना एरिया में देखिए मेन इट इज़ ए सेमी अर्बन एरिया जो रेमुना है, वहाँ पे महिला को शिक्षा क्षेत्र में और आगे लेके जाना है। जैसे 100% लिटरेसी फॉर द गर्ल्स। तो ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है उसके माध्यम से हम आगे और लोगों को जाके नुक्कड़ सभा करके वहाँ पे सेमिनार करके उनको एजुकेट करने का कोशिश कर रहे हैं। इट इज़ सिंस आई एम इन स्टेट टीम तो आई एम ऑल्सो कोऑर्डिनेटिंग विथ आवर BJYM जो कोऑर्डिनेटर हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए, उनके साथ भी मैं क्लोजली काम कर रहा हूँ। ऑल ओवर उड़ीसा में ये हम काम कर रहे हैं कि बेटी को जैसे गर्ल चाइल्ड पहले एवरीबडी वाज नॉट दे आर गर्ल चाइल्ड है तो उनको सांप के जैसा लगता था, श्राप है ये हमारे लिए। तो बहुत सारे ये एबॉर्शन भी कर लेते थे। ये आज के डेट पे ये एक्चुअली एक माइंड सेट की ज़रूरत है। ये हमारा जो पुरुष प्राधान्य सोसाइटी है मतलब मेन डोमिनेटेड सोसाइटी है, इसको हमारा सोच को बदलना पड़ेगा। ये एक नारा नहीं है, ये एक स्कीम नहीं है, ये एक कोई ये हमारा जिम्मेदारी है। Many times you can see many political वो लाउजी कमेंट दे देते हैं, सेक्सिस्ट कमेंट दे देते हैं। That should be avoided and वुमेन को बेटियों को उतना रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, उनको एक्चुअली ज़्यादा सम्मान देना चाहिए। क्योंकि हमारा जो भी माइथोलॉजी या फिर हमारा धर्म ग्रंथ देखेंगे वो आप रामायण देखिए या महाभारत देखिए, नारियों को ऊंचा दर्जा दिया गया है। तो हम नारियों को ज़्यादा रिस्पेक्ट देना चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ। और अपने एरिया में मैं ऐसा कुछ नारियों के लिए इश्यूज नहीं है। फिर भी लिटरेसी रेट कैसे 100% आएगा अपने एरिया में एंड इट विल बी अ मॉडल कॉन्स्टिट्यूएंसी, या फ्यूचर में हम लोग ये इसके ऊपर काम करेंगे। टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है और लोकल लेवल पे हो सकता है। ये मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बोलते हैं कि टूरिज्म के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और महाराष्ट्र, गुजरात, केरल आप देखेंगे बहुत ज़्यादा उनका टूरिज्म में बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। हालांकि उड़ीसा में ये सब देखने को नहीं मिलता है। तो ये इस चीज़ में आप कैसे मतलब इस टूरिज्म सेक्टर में उड़ीसा के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? देखिए मुझे लगता है कि टूरिज्म एक पोटेंशियल सेक्टर है और हमारा माइंडसेट रहता है कि टूरिज्म इज ए लॉस मेकिंग सेक्टर। बट आई वुड से आप अगर कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र जाएंगे वहाँ पे टूरिज्म का एक बहुत बड़ा मिनिस्ट्री हो जो टूरिज्म मिनिस्ट्री है, और दैट इज ए प्रॉफिटेबल मिनिस्ट्री। क्योंकि हम लोग का यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर उतना नहीं है,
और जो प्रीवियस ईयर्स में मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने टूरिज्म को नेग्लेक्ट किया है। हमारा उड़ीसा में बहुत सारा पोटेंशियल है। आई वाज इन साउथ फॉर सम टाइम। मैं जो ऊटी है, वायनाड है, हमारा कूर्ग करके है, मैसूर है, और दैट इज ए टूरिस्ट क्लस्टर है पूरा एकदम। वो वहाँ पे ह्यूज नंबर ऑफ टूरिस्ट आर कमिंग फ्रॉम इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया ऑल्सो। मेनली वहाँ पे मैं एक चीज़ नोटिस किया, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी डेवलप्ड है। हमारा उड़ीसा में पहले तो हमको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना पड़ेगा। ये लोग सोचते हैं कि या फिर गवर्नमेंट भी वही सोचते हैं कि पहले इन्वेस्टमेंट करना है या पहले रिटर्न आना है, पहले मुर्गी है कि पहले अंडा है। ये तो पहले आपको सोचना पड़ेगा कि आप इन्वेस्टमेंट करोगे तभी टूरिस्ट आएंगे। हमारा यहाँ पे रथ यात्रा है, एक वर्ल्ड फेमस फेस्टिवल है। रथ यात्रा में पुरी में मोर देन 10 लाख पिलग्रिम्स आर कमिंग। तो उसको और बढ़ाना है। जैसे आपका वेराइटी टाइप्स ऑफ ई मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग करना पड़ेगा। जैसे प्रधानमंत्री जी ने बीच में एक नारा दिया था कि आप अपने एरिया में कोई भी चीज़ देखते हो उसको इंस्टाग्राम में अपलोड करो फोटो खींच के, सो दैट हमारा इंडिया का जो टूरिज्म है ये बाहर और जाके फैलाना पड़ेगा, उनको मार्केटिंग करना पड़ेगा। ये 30 करोड़ लोगों ने वो मार्केटिंग पे लगे कि उन्होंने एक इट इज ए मोटिवेशनल टॉक। तो मैं चाहूँगा कि पहले उड़ीसा में टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना पड़ेगा एंड सेफ्टी फीचर्स देखना पड़ेगा। जैसे दिस ईयर एक हादसा हुआ हमारा कालीजाई में, चिलिका, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट लेक इन इंडिया। वहाँ पे लाखों की संख्या में बर्ड्स आते हैं, साइबेरिया से भी आते हैं जो विंटर में। तो उसको देखने के लिए फॉरेन टूरिस्ट आर कमिंग, ऑल ओवर इंडिया से टूरिस्ट आते हैं। पर वहाँ पे जो बोट्स है उसका जो लाइसेंस इशू हुआ था, वो जो स्क्रैप बोट्स है, दे आर विदाउट लाइसेंस, दे आर रनिंग द बोट्स। तो वहाँ पे एक हादसा हो गया, कुछ मर गए। इसमें हमारा छवि खराब होता है। जैसे लास्ट ईयर हुआ था, एक हीराकुद में एक बोट डूब गया था, उसमें भी हमारा छवि खराब होता है टूरिज्म को लेके कि लोग बाहर से सोचते हैं कि यहाँ पे उतना सिक्योरिटी एंड सेफ्टी अनदेखा किया जा रहा है। तो इसको गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि ये हमारा इमेज को सुधारना पड़ेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करना पड़ेगा। जैसे मोर नंबर ऑफ रोड्स कनेक्टेड, गुड रोड्स शुड बी कनेक्टेड, और नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स, स्मॉल एयरपोर्ट्स लाइक हमारा जैसे कोरापुट एरिया में बहुत सारा सीनिक ब्यूटी है और हमारा संबलपुर एरिया में भी है। तो देयर शुड बी स्मॉल एयरपोर्ट शुड बी क्रिएटेड, क्योंकि जो फॉरेन टूरिस्ट आते हैं दे आर नॉट रेडी टू गो बाय रोड्स, दे वांटेड बेटर कम्युनिकेशन टू गो टू द प्लेस। तो उसके लिए एयर कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहिए। और मैं कुछ जगह में देखा, जैसे हमारा टिकरपड़ा एक एरिया है जहाँ पे टाइगर सेंचुरी एंड सातकोसिया में आपका देखेंगे क्रोकोडाइल सेंचुरी है। तो मैं लास्ट ईयर गया था 2016 जनवरी में गया था टिकरपड़ा। तो आप अनगुल तक जाएंगे, यहाँ से 150-200 किलोमीटर है। रोड अभी 2 लेन है, इट इज अंडर, वो टेंडर प्लॉट हुआ है, अभी तक हुआ नहीं है। तो इट इज़ ए वेरी क्राउडेड रोड, वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है अनगुल एरिया में, सो नंबर ऑफ ट्रक्स आर कमिंग। इट इज़ नॉट सेफ टू गो बाय रोड फ्रॉम भुवनेश्वर टू अनगुल। देन आफ्टर अनगुल द रोड्स आर अंडर कंस्ट्रक्शन एंड दैट इज ऑल, द रोड्स आर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, इट इज अंडर कंस्ट्रक्शन। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप नहीं रहेगा, जैसे ये 200-250 किलोमीटर है टिकरपड़ा, बट इट टेक्स 6 to 7 hours, बट नोबडी इज रेडी टू ट्रैवल दैट मच टाइम। सो इस चीज़ को सुधारना पड़ेगा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारना पड़ेगा और हमारा इमेज को सुधारना पड़ेगा। तो इससे हमारा टूरिज्म बढ़ सकता है। और उड़ीसा में बोलूँगा कि इट इज़ ए वेरी पोटेंशियल स्टेट इन टूरिज्म। आपका बहुत सारा रिवर्स है, हम बैक वाटर में कर सकते हैं। जैसे आप आलेपी जाएंगे, बैक वाटर में बोट हाउसेस रहता है, जैसे दाल लेक में भी है वहाँ पे कश्मीर में। तो इसको हम बढ़ावा दे सकते हैं। हम लोग चिलिका को और उसको ड्रेजिंग करके उसको और बोटिंग के लिए बेहतर कर सकते हैं। और जो डॉल्फिन के लिए सातपुड़ा फेमस है उसको बेटर कर सकते हैं। अभी इको टूरिज्म का नाम पे उन्होंने बम्बू हाउसेस एंड टेंट हाउसेस बनाया है भितरकनिका एंड टिकरपड़ा में। दैट इज गुड, बट दैट इज नॉट एनफ। हमको और आगे बढ़ाना है, इको टूरिज्म को और प्रोत्साहन देना है।
और गाइड शुड बी प्रॉपर। आपका इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे प्रॉपरली रहना चाहिए। कोई जाना चाहते हैं, जैसे गूगल सर्च मारा तो पहले आपको बनेंगे टूरिस्ट स्पॉट्स इन इंडिया, ऊटी विल कम और महाबलेश्वर विल कम और सम अदर प्लेस विल कम, तिरुपति विल कम। तो आई वांट दैट हमको उसमें डिजिटल मार्केटिंग भी करना पड़ेगा और हमारा प्रॉपर इंफॉर्मेशन उड़ीसा वेबसाइट वेब पोर्टल में विथ डिटेल्स, और सबको भी बोलना चाहिए कि यू अपलोड मोर नंबर ऑफ फोटोज सो दैट लोगों को देख के मालूम पड़ेगा हाउ इट लुक्स रियली एट साइट। आपके जितने भी सजेशन टूरिज्म के लिए या फिर बाकी सारे इश्यूज के लिए आपने बताया, तो होपफुली जो सरकारें हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, इसके ऊपर काम करें और सोचें इसके बारे में क्या अच्छा हो सकता है। ये थे मिस्टर दीपक मलिक जी, इंजीनियर हैं आईआईटी से, और काफ़ी कुछ इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी और क्या क्या अपने एरिया में करना चाहते हैं उन्होंने वो बताया। दीपक जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं चाहूँगा आगे हमारा युवा और सशक्त हो और युवा आगे बढ़े। ये मेरा हमेशा युवाओं के लिए यही नारा रहेगा। धन्यवाद। अगर आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट दीजिए और कुछ सजेशन देना वो भी दीजिए ताकि हम लोग और इसको इम्प्रूव करें। मैं संबित, न्यूज़ ब्रांड के लिए फ्रॉम भुवनेश्वर। थैंक यू।